आ रही है? चलिए, आ रही है ना? आ रही है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, तो चलिए यहाँ पर बताइए किसके हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, ग्राम प्रधान के होते हैं क्या, राजस्व अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख या ग्राम विकास अधिकारी, क्या हो जाएगा? चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है आपका बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो आपके राजस्व अधिकारी के होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं क्योंकि राजस्व लेखपाल का फार्म है, तो राजस्व से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके 2-3 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा, क्या आपसे उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया, 2 नंबर जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर 1831 में। कब भैया? 1831, इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर कि राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, 1831 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए 3 का ऑप्शन दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राज्य मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो इसे देखा जाए कृषि पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है कौन सा स्रोत है, तो आपका राजस्व है। तो इसका 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। चलिए आज आपके बिल्कुल लेखपाल से संबंधित पूरा पूरा आपका है, अर्थात जो वैकेंसी आई है उसी पर आधारित ये आपका है। इसके पहले हमने भूमि पैमाइश आपको बताया था, और आज की वीडियो में आप देख पे रहे होंगे कि जो राजस्व भर्ती आई है राजस्व लेखपाल की, उसी से रिलेटेड आपका ये पूरा पूरा टॉपिक है। तो वीडियो को हमने बता दिया है, पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। देखो यहाँ पर दिया गया प्रशासनिक मुख्यालय है ना, प्रशासनिक कार्यालय। तो देखो प्रशासनिक कार्यालय आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में। लेकिन अगर ये पूछ ले देता है कि राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय कहां पर है, तो क्या जवाब देंगे? अगर न्यायिक कार्यालय पूछ लेता है तब आपको यहां पर देना है प्रयागराज देना था, ठीक है। क्या देना था आपको? प्रयागराज देना था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहां पर, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है। राज्य और जिले की बात कर रहे हैं, राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है, कौन होता है? 5 नंबर में। चलिए तो देखिए जो राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है वो आपका जिला अधिकारी, जिलाधीश जिसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जिलाधीश। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है। कलेक्टर के पद के सृजन का जो श्रेय जाता है ना, वो किसे जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 नंबर का जवाब देना है। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को जाता है, तो ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। देखो 2-3 पॉइंट में हमें कह सकते हैं, लगभग सब वीडियो में आपको बताते हैं कि देखो कभी कभी आपको कलेक्टर लिखा होता है, कहीं कहीं जिलाधिकारी लिखा होता है, कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट डीएम लिख जाता है। तो ये कलेक्टर क्या होता है और आपका डीएम क्या होता है, दोनों पॉइंटों को हमने बताया था कि जब कभी राजस्व वसूलने का कार्य करते हैं, क्या राजस्व वसूलने का जब कार्य करते हैं तब इनको कलेक्टर कहा जाता है। लेकिन यहीं पर जब न्याय से संबंधित कार्य होता है तब वहां पर उन्हें जिलाधिकारी अर्थात डीएम कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिए, कलेक्टर या डीएम वही होता है, बस कार्य करने के तरीकों के हिसाब से इनको पुकारा अलग तरीके से जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सर आपका ऐप्स में कैसे कोर्स लें, तो भाई आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपसे ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी मांगने के बाद डायरेक्ट आप वहीं पर जाइए, जो भी आपको पेमेंट करना है, जिससे पेमेंट करना है वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बताइए, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी 7 नंबर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कलेक्टर हो जाएगा, याद रखिएगा कलेक्टर जैसे हम लोग बोलते हैं जिलाधिकारी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की गई है। चलिए यहाँ पर बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की गई है। चलिए 8 का ऑप्शन देना है। तो ये आर्टिकल है आपका कौन सा? आपका 311 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 311 है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है। लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए 9 का ऑप्शन दीजिएगा। तो सभी लोग जवाब देते रहिए भाई। देखिए यहाँ पर दिया लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण, सामान्य निरीक्षण ये कौन करता है? तो आपका जो कानून गो होते हैं, कौन होते हैं भाई? कानून गो। तो इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा, कानून गो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है?
और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपके लेखपाल के द्वारा। किसके द्वारा, आपके लेखपाल के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में काफी लोग यहाँ पर कहते हैं कि सर जो अमीन होता है, अमीन तो साथ में दे भी नहीं दिया गया है ना, क्योंकि अमीन वाला जो होता है वो भी आता है कहीं ना कहीं सहयोगी उसी के होते हैं। जैसे डीएम भी वसूलता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ उस गाँव में है तो डीएम भी अपना पैसा ले जाए, लेखपाल का काम है तो लेखपाल भी वसूलने लगे, अमीन का काम अमीनो ले जाए। लेकिन क्या होता है, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े सभी एक से होते हैं, ठीक है ना। वो उसको वसूल के देता है, उसको रिपोर्ट देता है, ऐसे सिस्टम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भू धारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। पर जो दिया गया भू धारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ पर 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ये थॉमस मुनरो जिसका ऑप्शन आ रहा है भाई ए नंबर हो जाएगा इसका, थॉमस मुनरो होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, यहाँ पर मुनरो हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा मुनरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि देख लीजिए जो लोग भी इच्छुक हैं हमारे ऐप से जुड़ने के लिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए, जिनको लगता है कि नहीं हम लेखपाल बन सकते हैं, अगर थोड़ी सी हमारी मदद मिल जाए किसी भी टीचर की या किसी प्रकार से, तो यहाँ पर हमारे ऐप से आप लोग जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर 99 में आपकी पीडीएफ दी गई है, जो कि आप लोग डेमो पीडीएफ भी हमारे ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है, 12 का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, लेखपाल के पास रहता है। याद रखिए इलाके का सारा रिकॉर्ड जो रहता है वो आपके लेखपाल के पास, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया है तहसीलदार का प्रमुख कार्य जो होता है क्या होता है। चलिए बताइए तहसीलदार का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है। चलिए इसका जवाब देना है 13 नंबर में। और 13 की अगर बात करते हैं तो होता है भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। क्या, भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना, ये होता है तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है। चलिए देखो पूरा टेस्ट लगाइएगा, हमने आपको 2-3 बार बोल दिया है कि ये वाला जो टॉपिक है आपके राजस्व लेखपाल के ही आधारित आपका है, और इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके आने हैं राजस्व लेखपाल में, ठीक है ना, क्योंकि पूरा टॉपिक हमने राजस्व लेखपाल वाला ही उठाया है। चलिए बताइए राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद जो होता है कौन सा होता है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए लेखपाल या पटवारी, अपने यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के समय से लेखपाल कहा जाता है ना, पटवारी का नाम बदल दिया गया, लेखपाल कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए राजस्थान में तो आज भी पटवारी बोला जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर निम्नतम पद जो होता है आपका होता है लेखपाल, या कह सकते हैं यहाँ पे पटवारी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, 15 का ऑप्शन देना है। चलिए भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, बिना कहते ही लाइक शेयर कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगता है ना। कहते हैं ना कि दहेज ना लो, और दहेज वाले अगर अपनी तरफ से दे दे तो चाहे इतना दे दे बड़ी खुशी होती है, और आप लोगों से ना कहना पड़े उससे पहले अगर लाइक कर दे तो हमें और ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, 15 नंबर में। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कहा जाता है। याद रखिए स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अच्छा चेहरे में अभी खुशी नहीं आई थी किसी के पास, है ना, तो हमने कहा चलो चेहरे में खुशी आ जाए आप लोगों के। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है। चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है, बताइए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 16 का जवाब दीजिएगा। देखो चकबंदी में नहीं लिया जाता है, जैसे आपका स्थायी चारागाह बने होते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई आपका बाग बना होता है या शमशान या कब्रिस्तान होते हैं, इनको चकबंदी में नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान में जिला शब्द निम्नलिखित अनुच्छेद में से तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। चलिए बताइएगा कि जिला शब्द जो दिया गया है ये किसके अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है। 17 का ऑप्शन देना है। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में है। याद रखिए जिला शब्द जो है वो आपके अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में है। ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए 18 का ऑप्शन दीजिएगा, 18 नंबर में। तो देखिए कह रहा है जोतों का उप विभाजन रोकना, मतलब जो जोत हो रही हैं और लोग अपना अलग अलग कर रहे हैं सिस्टम, है ना, ये कह सकते हैं उप विभाजन कर रहे हैं, एक खेत के 4 टुकड़े कर रहे हैं। कृषि जोतों का उपखंडन रोका जा रहा है, कृषकों के अलग अलग खेती स्थान पर एकत्रित करना। ये तो 3 पॉइंट आपके सही दिए हैं, लेकिन दिया है बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है, ये चकबंदी का नहीं है, ये तो आपके हरित क्रांति में उद्देश्य रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा 19 नंबर में। तो देखिए भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपके पारित कब किया गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया अधिनियम कब पारित किया गया ये दिया गया है, तो जल्दीबाजी में आप लोग क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। देखो यहाँ पर पारित आपका हो जाएगा 53 में, है ना, लागू हुआ था आपके 54 में, और पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था 1958 में लागू हुआ था। 3 पॉइंट होते हैं, अधिनियम पारित हुआ 53 में और 54 में लागू हुआ, 58 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसे जमा कर देता है। चलिए इसका जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। अच्छा पूरे भारत में लागू हुआ था, अच्छी बात है कि पूरे भारत में लागू हुआ था। चलिए बताइए लेखपाल खसरा
तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। किसे जमा करता है? यहाँ पर 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी नंबर, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। याद रखिएगा, लेखपाल खसरा तैयार करके, खसरा में जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है भाई? हेक्टेयर। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रार कानून के पास जमा कर देता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार है? भारत में संपत्ति का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? यहाँ पर 21 नंबर में। तो देखिए भाई, भारत में संपत्ति अधिकार है, कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार तो रहने गया है ना? ना कोई आर्थिक अधिकार है कि भाई आप गरीब हो तो आपको ऐसे कर दिया जाए, है ना, या आपको छूट मिल जाएगी। ना कोई सामाजिक है, यहाँ पर विधिक अधिकार है, अर्थात जो होता है विधि के अनुसार, अर्थात कानूनी अधिकार है। यहाँ पर याद रखिए संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर 300 के ए में आपको रख दिया गया है। और हमने बताया था जो आपका संपत्ति अधिकार है वो आपकी दो जगह था। कहां पर? आर्टिकल नंबर आपके 19 के फर्स्ट में भी इसका स्थान था और आर्टिकल नंबर 31 में भी आपका इसका स्थान था, किसका? संपत्ति का। तो अब आपके यहां से हटाकर, यहां से दोनों जगह से हटाकर अब 300 के ए में इसको रख दिया गया था, 300 के क में इसको रख दिया गया है। ठीक है, ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1978 के तहत। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? चलिए, कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? 22 का ऑप्शन देना है। और 22 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जमींदारी उन्मूलन। याद रखिए भारत में सबसे पहले सुधार हुआ था जमींदारी उन्मूलन का, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 23 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपके 1950 में। कितने में? 1950 इसका ऑप्शन बनेगा। 23 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शेरशाह के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव की क्या कहा जाता था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि शेरशाह के समय, शेरशाह समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो कि गांव की थी वो कहा जाता था। यहाँ पर कहा जाता था 24 का ऑप्शन। तो देखिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर होता है मौजा। क्या होता है? मौजा होता है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, मौजा होता है, ना कि यहाँ पर ए और बी दोनों सही करेंगे। इसमें सही करना है बी नंबर, मौजा। क्या? मौजा ऑप्शन में आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। देखो शेरशाह के समय हमने बताया था, इसकी पहले जो हमने क्लास लिया था कि शेरशाह के समय में भी पैमाना आपका था, और वो शेरशाह का जो पैमाना था वो कितनी अंगुली का था? वो कितनी अंगुली का था? शेरशाह का पैमाना 39 अंगुली का पैमाना था, अर्थात जिसे बोलते हैं गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी जो आपका था वो आपके 39 अंगुली के बराबर होता था, 39 अंगुली के बराबर होता था, याद रखिएगा। और वहीं पर अकबर ने चलाया था गज ए इलाही, गज ए इलाही, है ना, जो कि 41 अंगुली के बराबर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए अब जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुआ, है ना, तो अब आपको जवाब देना है क्या? यहाँ पर 25 नंबर में बी हो जाएगा 1954, है ना, 1954 में ये प्रारंभ हुआ। जब क्वेश्चन ऐसा है, जब लागू की बात, जब पारित की बात करें तो पारित अलग होता है, लागू अलग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो पूरे में लागू हुआ था आपके 1958 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है? चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है? 26 का ऑप्शन देना है। तो देखिए भाई चकबंदी लेखपाल अधीन होता है चकबंदी आयुक्त के, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, चकबंदी आयुक्त भी ऑप्शन में आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा चकबंदी आयुक्त। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए भाई जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए, उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह कब मनाया जाता है? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रत्येक माह के 8 तारीख को, प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को, या प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई आपके यूपी में प्रत्येक मंगलवार को होने वाला जो तहसील दिवस है अब शनिवार को हो गया है। देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको अपडेट कर लीजिएगा कि आपकी 14 जुलाई 2021 को ये अपडेट आपका है, नया अपडेट। देखो हमने बताया है कि जैसे जैसे आप लोग इसके पहले आपने पढ़ा था, लेकिन अब करंट के हिसाब से देखो क्या है, तो जो प्रत्येक मंगलवार को होता था, क्या पहले मंगलवार को होता था, लेकिन अब क्या हो गया? अब शनिवार को हो गया है। पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस मनाते हैं। तो अब देख लीजिए इसका आंसर आपका इनमें से कोई है नहीं, तो आपको नया नोट कर लेना है। इसके पहले आप लोगों ने रट लिया था, रट लिया है अच्छी बात है, लेकिन इसी जगह करेक्शन आपको कर लेना है ना। अब इस जगह आपको करेक्शन कर लेना है कि आपकी 14 जुलाई से, कितने? 14 जुलाई 2021 से ये अपडेट आपका हो गया है कि यूपी में क्या, यूपी में प्रत्येक मंगलवार को होने वाला जो तहसील दिवस था अब क्या हो गया? शनिवार को होता है, शनिवार को, वो भी आपके पहले और तीसरे शनिवार को। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार
और यहाँ पर नोट कर लीजिए, और आपके तीसरे शनिवार। तो इस प्रकार से नोट कर लीजिए, अपनी जगह कहीं भी नोट कर सकते हैं कि वर्तमान में जो आपका हो गया है वो आपके क्या शनिवार को हो गया है, पहले और तीसरे शनिवार को हो गया है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है। देखो, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन हम आपको बता दें उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बाद में मत कहिए कि आपने सर बताया नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर जवाब दिया गया है, कह रहा आपसे गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है 28 नंबर में। तो 28 का ऑप्शन आपका बी नंबर आपका सजरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजरा, जो कि देखो काफी लोगों ने यहाँ पर जवाब भी दिया था। ऑप्शन बन जाए आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसानों के जमीन के अधिकार, किसानों के जमीनों के अधिकार अभिलेख किसमें निहित होता है। यहां पर बताइए, किसानों के जमीनों के अधिकार अभिलेख किसमें निहित होता है। 29 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर खतौनी में। क्या होता है भाई? खतौनी में जमीन के अधिकार के बारे में दिया होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए एक लेखपाल प्रत्येक गांव में कितनी बार वर्ष में जाएगा। तो आपको बताना है 30 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा कि नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो निरीक्षण वगैरह होता है वो उसके अनुसार प्रत्येक कह सकते हैं कि गांव में जब जाएगा तो कितनी बार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 3 बार, है ना, क्योंकि फसल वर्ष भी होते हैं 3 के हिसाब से। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पर आपको लगाना है, आपका सी नंबर हो जाएगा। खसरा में क्या दर्ज रहता है। चलिए बताइएगा कि खसरा में क्या दर्ज रहता है। तो देखो यहाँ पर आपका खसरा में क्या दर्ज रहता है, खेतों की संख्या या खसरा संख्या, खेत का क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार। मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर जो आपका है वो आपका सही दिया गया है ना, कि यहाँ पर खसरा में क्या दर्ज रहता है, खेत की संख्या या खसरा संख्या बोलते हैं, खेत का क्षेत्रफल होता है, मिट्टी का प्रकार होता है, उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है या किस व्यक्ति का कथन है। चलिए, भारत की आत्मा गाँव में बसती है या जो कथन है वो किसका कथन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। इन सब क्वेश्चनों को हमने पढ़ा दिया है, हमने पहले ही बता दिया है कि हमने लगभग सब कुछ कवर करा दिया है आपके लेखपाल का, ठीक है। और ये समझो कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन आपका फिर से हो गया है, और एक बार और रिवीजन हो सकता है आपके एग्जाम के पहले। चलिए बताइएगा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है या किस व्यक्ति का कथन है। आपका मैराथन क्लास जब होगी तब आपकी लगभग एक दिन में 1-1 घंटे या 2-2 घंटा क्लास लेंगे, तब आपका एक बार फिर से फाइनल रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए, भारत की आत्मा गांव में बसती है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है। भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है, 2 का ऑप्शन देना है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर गुजरात में। अगर गांव पूछता है तो क्या, अगर गांव पूछता है कि कौन सा गांव है तो आपका गुजरात है, ठीक है। भारत का प्रथम डिजिटल गांव जो आपका है वो गुजरात है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है। डिजिटल जिला पूछता है तब आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर में, तब ये हो जाता है नागपुर, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, ये क्या है, भारत का प्रथम डिजिटल जिला है। क्या है? जिला है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, तो राज्य क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा आपका केरल। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपके एक साथ हो गए कि भारत का प्रथम डिजिटल अगर राज्य पूछता है तो आपको केरल बताना है, ठीक है ना। तो देखिए राज्य में होता है केरल, ठीक है, और अगर पूछे जिला तो जिला हो जाएगा नागपुर जो महाराष्ट्र का है, गांव पूछे तो आपको गुजरात। तीनों क्वेश्चन एक साथ आपको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है। भारत का प्रथम कैशलेस जो गांव है वो आपका कौन सा है, 5 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कैशलेस गांव है ये आपका धसाई, जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। ये भारत का प्रथम कैशलेस गांव है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता, सब पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, 6 का ऑप्शन दीजिएगा। तो आपके 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, 7 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देश के पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, याद रखिएगा पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर मोदी जी ने यहाँ पर अगर नोटबंदी ना कराई होती तो हमें नहीं लगता इतनी जल्दी कैशलेस वाला सिस्टम हो जाता, है ना। उन्होंने कहीं ना किया तो थोड़ा अच्छा ही किया था कि कैश जो सिस्टम था, नोटबंदी हो गई तो हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई लगभग। तो देखा जाए तो कम से कम 25% लोग तो समझो गूगल पे, फोन पे चलाने लगे थे, और आज उसी का फायदा भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ से ही हुआ होगा, है ना। तो याद रखिए देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ा गया, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा कब की गई थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान अर्थात इसकी जो घोषणा की गई वो कब की गई थी। तो देखिए 10 का ऑप्शन हो जाएगा, 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर आपके 2006 में, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आपके 2006 में घोषणा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी ये पीडीएफ है वो हमारी ऐप की पीडीएफ है, जो कि हम आपको 99 रुपए में आपको कंप्लीट आपको पीडीएफ दे रहे हैं। आपकी लगभग 92 पेज की आपकी पीडीएफ है थ्योरी की, और 725 क्वेश्चन है आपके किसके, एमसीक्यू भी हैं कंप्लीट आपके, जो कि 99 में। अगर लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से आप
जुड़ सकते हैं हमारे ऐप से और ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है वन फैमिली वन जॉब योजना, बहुत आईएमपी है, याद रखिएगा कि वन फैमिली वन जॉब योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, क्या हुआ है, तो इसके बारे में देखिएगा कि पर्वतीय राज्य तत्कालीन सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग द्वारा 12 जनवरी 2019 को राज्यों में इस योजना को शुरू किया गया। तो याद रखिएगा किसके द्वारा, तो आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री, जो आपके मुख्यमंत्री कौन, पवन कुमार चामलिंग के द्वारा यहाँ पर 12 जनवरी 2019 को ये योजना आपकी शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने वाला सिक्किम पहला राज्य आपका बना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऐसा आपका यूपी में नहीं हो सकता है क्योंकि यूपी में जनसंख्या बहुत है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट दिया गया है कि 10 अगस्त 2021 को वह योजना जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया, जो कि महोबा उत्तर प्रदेश में किया है, आपका कौन सा है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है ना, याद रखिएगा कि 10 अगस्त 2021 को वह योजना जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से महोबा उत्तर प्रदेश में किया, यह आपकी कौन सी योजना है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। तो देखिए यहाँ पर आपकी योजना क्या है, तो याद रखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये किसके द्वारा, तो आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बिहार के हैं, कब की गई, 18 जून 2021 को की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2021 में, याद रखिएगा कि जून 2021 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा अपने निम्न आय वाले उपभोक्ताओं हेतु लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च किया गया घर घर पर राशन योजना। ठीक है, घर घर पर राशन योजना, तो याद रखिए किस बैंक के द्वारा, तो आपका दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा, ये हुआ है जो निम्न आय के उपभोक्ता हैं उनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई योजना आपकी कौन सी है, तो ये योजना आपकी कौन सी है, तो आपके मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्टिंग की गई है, जो कि आपके 1 जून 2021 को है आपकी। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि 20 मई 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है। तो ये आपकी कौन सी योजना है, तो शहर परीक्षण प्रयोगशाला योजना है। ठीक है, शहर परीक्षण प्रयोगशाला योजना है किसके द्वारा, तो आपके केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये शुरू की गई है, जो कि आपके दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। तो ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। ये भी याद रहेगा कब किया गया, 15 जनवरी 2021 को किया गया। ये करंट से रिलेटेड आपकी योजनाएं हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़कर जाना है। अगला दिया है कि 19 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 4 टीएसपी जिले, अर्थात 4 टीएसपी जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, डूरंडपुर और प्रतापगढ़ में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं व बच्चों को उचित पोषण देने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की है। तो ये योजना आपकी है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहां पर शुरू की गई है, तो आपकी ये 4 जिले आपके उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और आपका प्रतापगढ़। ये कहां पर, ये प्रतापगढ़ कहां का है, राजस्थान का है, याद रखिए, यूपी का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन, तो आपके अशोक गहलोत के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 28 अक्टूबर 2020 उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शुरू की गई योजना आपकी कौन सी है, तो याद रखिए त्रिपुरा सरकार द्वारा उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प। क्या है, मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प ये योजना है जो कि निर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अक्टूबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने कितने हैं भाई 80,000 सरकारी स्कूलों में लागू किया गया। तो यहां पर देखिए क्या है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है तो आपकी तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगला है कि 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किसानों के लिए 16 घंटे बिजली आपूर्ति करने हेतु शुरू किया गया है। तो एक अभियान शुरू किया गया है किसान सर्वोदय योजना। तो याद रखिए किसान सर्वोदय योजना कहां पर शुरू की गई, तो आप याद रखिए गुजरात के लिए शुरू की गई है। वहां के किसानों के लिए कितने घंटे, घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए शुरू की गई है, जो कि आपके कब, तो आपके 24 अक्टूबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 180 दिनों तक संचालित होने वाले महिला सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। याद रखिए ये अभियान है 180 दिनों तक संचालित होने वाला ये अभियान है महिला सुरक्षा अभियान, और शुभारंभ किया है तो देखिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत। क्या, तो आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह शुरुआत की गई है।
दिया गया है कि 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। ये परियोजना आपकी कौन सी है? तो याद रखिए ये परियोजना है स्टार्स परियोजना, ठीक है ना। ये क्या है? तो स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु और विश्व बैंक से इसको वित्त पैसे मिले, अर्थात कह सकते हैं वित्तीय बैंक से इसको सहायता भी मिले हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 14 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। तो देखिए यहां पर दिया गया है क्या, 14 अक्टूबर 2020 को 2020-21 को से निजी लघु संचाल, देखो निजी लघु सिंचाई होना चाहिए, सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2020 को कोयला खान भविष्य निधि, क्या दिया है? 2 अक्टूबर 2020 को कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट के लॉन्च की घोषणा की है। मतलब ये जो आपका है कोयला खान भविष्य निधि संगठन के है, जो कि इसका नाम है सुनिधि। क्या नाम है भाई? सुनिधि है। सुनिधि का पूर्ण रूप आपको लिखा गया है, तो सुनिधि का पूर्ण रूप इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु शुभारंभ किया गया है। तो यहां पर आप लोग बताइएगा कि यहां पर देखिए कहां पर किया गया है, तो आपके बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु शुभारंभ किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब इसका क्या है? तो आपका उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केरल में यहां पर 10,000 प्रतिभाशाली परंतु वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों को लोक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से वैदिक रूरल डाई फाउंडेशन द्वारा लॉन्च की गई आपकी योजना कौन सी है? तो देखिए भाई ये योजना आपकी कौन सी है? तो आपकी IAS योजना, याद रखिएगा 17 जनवरी 2021 को वन स्कूल वन IAS योजना है, याद रखिएगा ये आपकी केरल में शुरू की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजना है जो कि 2019 मतलब आपकी जो कह सकते हैं कोविड-19 आई थी, कोविड-19 और भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और कहो तो इसको हम बाद में पढ़ा दें। यहाँ पर देखो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। तो देखिए भाई ऑपरेशन नमस्ते ये क्या है भाई? तो भारतीय सेना द्वारा सैनिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रहने के लिए ऑपरेशन नमस्ते आपका चालू किया गया था, ठीक है। वंदे भारत मिशन क्या है? देखो अगर आपको कम दिख रहा होगा है ना, मतलब कह सकते हैं क्वालिटी कम सही हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान से सुनते रहना है। याद रखिए ऑपरेशन वंदे भारत क्या है? तो विदेशों में फंसे यहाँ पर 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। अगला मिशन सागर क्या है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेद दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए यहां पर मिशन सागर आपका प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला यहां पर दिया है ऑपरेशन समुद्री सेतु क्या है? तो ऑपरेशन समुद्री सेतु क्या है? तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का क्या है? आपका ऑपरेशन है, ठीक है। अगला है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी क्या है? तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत द्वारा मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। तो याद रखिएगा कि यहां पर ऑपरेशन संजीवनी अर्थात ये जो आपके कुछ रहे हैं जो आपके नौसेना द्वारा या कह सकते हैं कुछ आपके ऑपरेशन जो कि कोविड-19 के दौरान आपकी लागू की गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाएं जो कि 2020-21 की हैं। यहां पर देखो दिया है योजना और कार्यक्रम, यहां पर दिया उद्देश्य। तो देखिए भाई हिमाचल प्रदेश की एक योजना है पर्वत धारा योजना। क्या है? पर्वत धारा योजना है, जो कि याद रखिए विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई आपके हिमाचल प्रदेश में। अगला है वात्सल्य योजना, जो कि बहुत ही IMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि वात्सल्य योजना आपकी उत्तराखंड में चलाई गई है, जो कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने हेतु आपकी चलाई गई है। अगला यहां पर देख सकते हैं हरियाणा में दो आपकी महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं, एक है आपका गोवर्धन योजना और दूसरा आपकी प्राण है ना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो देखिए भाई गोवर्धन योजना क्या है? तो किसानों को जैविक खाद और गोमूत्र की बिक्री के प्रावधान हेतु की गई है यहां पर गोवर्धन योजना। और अगर बात करते हैं प्राण वायु देवता पेंशन योजना, तो 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रख रखाव हेतु पंचायतों को 25 रुपए गति सहायता आपकी दी जाएगी। अर्थात जितने भी आपके 75 साल से अधिक पुराने अगर वृक्ष हैं तो उनको अगर आप रख रखाव रखते हैं, देख रेख करते हैं, तो उस पंचायत को 25 रुपए यहां पर सहायता दिया जाएगा। याद रखिए हरियाणा सरकार ने किया है, ठीक है। अगला यहां पर दिया गया है आपके उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, जैसे अभ्युदय कार्यक्रम। अभ्युदय कार्यक्रम कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। ये क्या है? तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु अभ्युदय कार्यक्रम चालू किया गया। अगला
अगला है किसान कल्याण मिशन, ये कहां पर आपकी उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना है, ये किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश की आपकी योजना है। अगला है नवीन रोजगार छतरी योजना। देखिए छतरी योजना जो कि अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, जो कि 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए है। कितने से? तो 8 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है बाल श्रमिक विद्या। तो ये उत्तर प्रदेश की योजना भी आप लोग पढ़ लीजिए। अगला है यहाँ पर राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है, जैसे मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना। ये आपको टेस्ट पेपर में मिलते हैं, याद रखेगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं, उनमें क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। याद रखिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा कि आपके राजस्थान के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना आपकी शुरू की गई है। अगला है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता हेतु यहां पर चलाई गई है। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश की जो योजना, बहुत ही आईएमपी योजनाएं हैं। याद रखिए एक मास्क अनेक जिंदगी योजना कौन सरकार चलाई है? मध्य प्रदेश। तो डायरेक्ट तो आपको यही याद रख लेना है कि कौन सी योजना किसने चलाया है। तो एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश ने चलाया, याद रखिएगा, जो कि कोविड-19 के बचाव या कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए ये योजना आपकी चलाई गई है। अगला है लॉन्च पैड योजना, जो कि 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच प्रदान करने के लिए लॉन्च पैड योजना प्रारंभ की गई है। अगला है आपकी जन सुनवाई योजना 2021। जन सुनवाई योजना 2021 कहां की योजना है? मध्य प्रदेश की है। अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं। समझिए ऐसी यहां पर योजना है जो अपनी शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से आप मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। ऐसा ये करने वाला आपका मध्य प्रदेश है, जो कि ऐसी योजना आपका चालू किया है। ठीक है। अगला है किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान कि 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करने वाले तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करने हेतु ये प्रदान किया गया, तथा अभियान शुरू किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा किल कोरोना अभियान कहां पर? मध्य प्रदेश। अगला है अंकुर योजना, आईएमपी है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। जो मानसून के दौरान पेड़ लगाते हैं अर्थात वृक्षारोपण करते हैं, उनको सहायता दी जाएगी, उनको मनोबल बढ़ाया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये योजना आपकी अंकुर योजना है, जो कि आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है बिहार की योजना है आपकी कौन सी? देखो बहुत योजनाएं हैं, लेकिन हम आपको उतनी योजना पढ़ा रहे हैं जो आपकी जरूरी है। नहीं तो आप लोग चार्ट में एक बार खोल कर देख लीजिए, बिहार की योजना है ना 2020-21 में बहुत योजना है, लेकिन हम आपको वही योजना पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है। चलिए बिहार की एक महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली अभियान। क्या? जल जीवन हरियाली अभियान। यह क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने हेतु यहां पर बिहार सरकार ने इसे यहां पर लॉन्च किया है। अगला है सरबत सेहत बीमा योजना। सरबत, देखो आपने देखा होगा कि सरबत वगैरह जो सिख लोग होते हैं बहुत बांटते हैं, है ना। तो याद रखिए पंजाब सरकार ने, क्या? पंजाब सरकार ने सरबत सेहत बीमा योजना शुभारंभ किया है, जो कि राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मतलब कवरेज प्रदान किया जाएगा इसके तहत। ठीक है। अगला है यहाँ पर झारखंड की एक योजना है सुजलाम सुफलाम योजना। क्या है? सुजलाम सुफलाम योजना है, और राज्य में 5000 तालाबों व अन्य जलाशयों को जीर्णोद्धार करना है, जिससे जल भंडारण किया जा सके। ये कहां पर? झारखंड के लिए है। अगला है पश्चिम बंगाल की योजना है आपकी पथश्री अभियान। पथश्री अभियान है बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु लोग यहाँ पर अभियान शुरू किया गया है। अगला यहाँ पर दिया है कृषक बंधु योजना। ये किसानों को 5000 रुपए प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। ये है आपकी पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण योजना। ठीक है। अगला यहाँ पर योजना दी गई है, कह रहा आपसे बिहार की एक योजना आपकी हो चुकी है, पश्चिम बंगाल की हो चुकी है, एक आपकी यहाँ पर देखिए आपकी कौन सी है? माँ की रसोई योजना। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक योजना चलाया है, नाम क्या है? माँ की रसोई योजना। माँ की रसोई योजना क्या है? तो गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये आपकी योजना चालू किया है आपके पश्चिम बंगाल ने। ठीक है। अगला है यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने एक योजना चलाया है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना, जो कि कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। जो भी पत्रकार कोविड-19 मरे हैं उनको यहां पर क्या होगा? सहायता दी जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसके तहत? तो गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना के तहत उड़ीसा सरकार के। अगला दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार। तो यहां पर देखिए साल्ट कार्यक्रम, ये क्या है? फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने के लिए। अगला यहां पर स्त्री योजना, ये क्या है? तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सार्थक और सशक्तिकरण के लिए ये आपके लॉन्च किया गया है, जो कि हैदराबाद की पुलिस ने ये शुरू किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की एक योजना है नेक्कर सम्मान योजना। क्या है भाई? नेक्कर
सम्मान योजना, मतलब क्या होता है कि राज्य के जो बुनकर हैं जैसे कपास, रेशम, ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। देखो इसके पहले आपने ब्लैक बोर्ड पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 80,000 सरकारी विद्यालयों में सेहत बेहतर शिक्षा सुविधा करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। अगला है तेलंगाना सरकार ने आकाश से दवा परियोजना। आकाश से दवा परियोजना जो शुभारंभ किया है, किसने किया है, तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु तेलंगाना सरकार ने किया है। अगर हम बात करते हैं केरल में, तो वन स्कूल वन आईएएस योजना, वन स्कूल वन आईएएस योजना, याद रखिए अभी आपने पढ़ा कि आपके केरल ने शुरू किया है, मेधावी छात्रों के लिए आईएएस पीसीएस की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेंगे। गुजरात ने यहाँ पर किसान सर्वोदय योजना शुभारंभ किया है, यहाँ पर सुबह 5 बजे से यहाँ पर 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया गया है, जो कि देख सकते हैं लगभग आपका 16 घंटे यहां पर बिजली इनको प्रदान की जाएगी। ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। मतलब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो करंट से रिलेटेड थी, उसको भी हमने कवर करा दिया है। अब यहां पर हम लोग कवर करेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण योजनाएं, है ना। यहां पर देखो दिया गया ग्राम विकास योजनाएं हैं, तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये क्या है, तो ग्रामीण आजीविका मिशन एक उप योजना के रूप में वर्ष 2017 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की गई। किस लिए, तो याद रखिए ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना के रूप में वर्ष 2017 में आजीविका ग्रामीण मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह वाले पिछड़े इलाकों में से सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना से आपको याद रहेगा कि ये जो उद्देश्य है वो क्या है, सड़कों से संबंधित है। याद रखिएगा परिवहन सुविधा को संचालित करने के उद्देश्य से ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन आपका मिशन योजना, जिसका प्रारंभ किया गया था 16 अगस्त 2015 को सरकार के द्वारा। इस मिशन का लक्ष्य है कि 300 ग्रामीण क्लस्टर को 2020 तक क्या स्थापित करना। याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन आपका मिशन। और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के नाम से 22 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ में इस मिशन का शुरुआत किया था। अर्थात यहां पर राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के नाम से ही यहां पर छत्तीसगढ़ में एक मिशन का शुरुआत किया गया, जो कि मोदी जी के द्वारा आपके 22 फरवरी 2016 को किया गया था। इसके तहत क्या होगा कि निजी भागीदारी होगी, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं होंगी। ये है आपके रुर्बन मिशन की कुछ आपकी उद्देश्य या योजनाएं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है भारत निर्माण योजना। तो देखिए भाई, भारत निर्माण योजना क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को की गई थी। कब की गई थी, 16 दिसंबर 2005 को की गई थी। याद रखिएगा किसके लिए है, तो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। यह एक संबद्ध योजना है जो मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों पर ध्यान देती है, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए ये योजना आपकी महत्वपूर्ण है। अर्थात ये क्वेश्चन पूछे कि भारत निर्माण योजना कितने क्षेत्रों के लिए है, तो आपकी 6 क्षेत्रों पर आपका ध्यान देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। देखो एक योजना होती है सांसद ग्राम योजना एक योजना होती है सांसद ग्राम योजना, लेकिन ये कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। तो याद रखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 के दौरान एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे एक पायलट कार्यक्रम के तहत आपका शुरू किया गया था। यह योजना प्रारंभ में 5 राज्यों में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक सभी पात्र अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जितने गांव हैं इनको कवर करने के लिए योजना बना रही है। कब तक के लिए, 2024-25 तक के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है कि हरियाली योजना क्या है। भाई हरियाली योजना को आपको पढ़ना होगा। हरियाली योजना क्या है, तो हरियाली योजना यह जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना को एक बहुआयामी योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को की थी। याद रखिएगा कि ये जो आपकी योजना है हरियाली योजना, ये जल संग्रह से संबंधित विकास योजनाओं की एक बहुआयामी योजना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को किया था। ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन इस योजना को देश के 2.32 लाख पंचायतों में चलाए जाने का प्रावधान है, ठीक है। अगला यहां पर दिया गया है, देखिए साथ ही क्या है इस योजना में, साथ ही 100 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जो व्यक्ति 100 वृक्ष लगाएगा वो वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उसे पंचायत के माध्यम से 100 रुपए प्रति माह का परितोषित प्रदान किया जाएगा, अर्थात उपहार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 100 रुपए आप सोचे कि कम होता है, भाई क्या होता है, हर महीने के लिए 100 रुपए है इसमें से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं यार 100 रुपए के चक्कर में हम करेंगे क्या, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उसे पद्म पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार, है ना, महात्मा गांधी पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार
पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। जो लगातार यहाँ पर निस्वार्थ भाव से देश सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को आने वाले कल में उनको पुरस्कार से जरूर पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू 100 रुपए की बात नहीं है, वैल्यू होती है कि 100 रुपए की वजह से कौन कर रहा है, वो पैसे को नहीं देखेगा, वो देखेगा देश सेवा को देखेगा, है ना। चलिए अगला है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का ही पूर्व गठित, सुव्यवस्थित और व्यापक रूप से है। याद रखिए, जो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी, कौन, यहां पर जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है ना, याद रहेगा। सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को भी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में भी मिला लिया गया है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर नई योजना कराए, अभी 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 इसके पहले हम नई योजना ही तो करा रहे थे 2020-21 के। अब क्लास में अगर टाइम से नहीं आते हो तो हम क्या करें, है ना। अब एक एक के घर में जाके थोड़ा हम पढ़ाने लगेंगे कि एक एक घर पे जाके पढ़ाओ। हम बोलते हैं जो क्लास का टाइम है, क्लास के टाइम के अनुसार आइए, है ना। जब बिल्कुल टाइम में रहोगे तो सब पढ़ाएंगे। अभी अभी तो 2020-21 की योजना तो पढ़ा के आगे पहुंचे हैं यहाँ पर। चलिए आइए, यहाँ पर अगला यहाँ पर दिया गया है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। और याद रखिए, लेखपाल में पुरानी योजनाएं पूछते हैं, नई योजनाएं पूछते हैं। आप तो सोचो कि नई योजनाएं पूछने लगेंगे, ठीक है ना। अगर 2022 में पेपर होता है तो समझो 2018-2019 की योजना ज्यादा मिलेंगी, 2020-21 की योजना कम मिलेंगी। ठीक है, ये दिमाग से बाहर रख लेना। यहां पर देखो दिया एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का संचालन 1989-90 से हो रहा है। कब से? 1989-90 से हो रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम अर्थात डीडीपी एक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अर्थात समझिएगा कि जो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आपका नहीं है, ये उसी अंतर्गत आपका नहीं आने वाले, जो अर्थात कह सकते हैं कि कुछ जैसे क्षेत्र हैं, आपको बताते हैं अपनी भाषा में कि कुछ आपके ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके सूखा प्रवण बताते हैं। अब सूखा प्रवण क्षेत्र में तो आपकी योजना आपको चलाई जा रही है, लेकिन जो ऐसे क्षेत्रों में नहीं आते हैं, सूखा प्रवण क्षेत्रों में नहीं आते हैं, वहां पर ये वाली योजना आपकी चलाई जा रही है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच लागत आपका बंटवारा है 1.1 के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, अगला यहां पर आपसे दिया गया है सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम। तो सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों व अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य से संबंधित 1 अप्रैल 1999 से 75 और 25 का अनुपात ही जारी किया जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पर योजनाएं जो पढ़ना है तो भाई मतलब कह सकते हैं कैसे पढ़ना, हमने बताया भी था कि एक तरफ योजना लिखिए, दूसरा यहाँ पर सन लिख लिए, उसका उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा आपकी चलाई गई है, बस इतना पढ़ना है। जब एक चार्ट बनाएंगे तो बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं मिलेंगे, बहुत तो 50-60 योजना होंगे। जब एक बार पढ़ोगे तो आधी योजनाएं आपको कंप्लीट हो जाएंगी, और जब 10 बार पढ़ोगे तो उसकी आधी से आधी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। जब डेली का डेली उसे पढ़ना सीख लोगे, जैसे खाना डेली डेली खाते हो, तो वैसे इसको भी रिवीजन कर लीजिए एक बार उठकर, है ना, तो आराम से योजनाएं भी कंप्लीट हो सकती हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। याद रखिए, ये जो आपका सूखा प्रवण वाला है, तो ये वर्तमान समय में कार्यक्रम देश के 16 राज्यों में 182 जिलों के 972 ब्लॉकों या ब्लॉक खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन सा? यहाँ पर ये जो आपका योजना है सूखा आंशिक क्षेत्र आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये क्या है? तो वर्ष 1980 से लागू हुए इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र, क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का उत्थान करना। ठीक है, तो याद रखिए आपके ये 1980 से आपका लागू है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों का उत्थान करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर किसान कल्याण योजनाएं। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये पूछा गया है। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, इसकी योजना घोषणा 1 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है ना, और आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था संरक्षण, लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है, और इसकी योजना इतने घोषणा की गई थी। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो देखिए भाई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है? तो इस योजना की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण और कृषि बर्बादी को कम करना। यह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, कब शुरू की गई? 2016 में। ठीक है ना, और किसके द्वारा? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय बांस मिशन। तो इस मिशन की शुरुआत 2006-7 में
देश के 27 राज्यों में की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि बांस क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना तथा आवश्यकता अनुसार योजना बनाना था। ठीक है, ये योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कृषि आमदनी बीमा योजना। कृषि आमदनी बीमा योजना, यह योजना भारत सरकार द्वारा 2003-4 में देश के 13 राज्यों में शुरू की गई थी। क्या? तो याद रखिएगा कि कृषि आमदनी बीमा योजना 2003-4 में देश के 13 राज्यों में शुरू की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो फसल उपज व बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषकों की आमदनी में होने वाली हानि को बीमा के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और यह योजना उत्तर प्रदेश के मथुरा, इटावा, कन्नौज, मिर्जापुर जिलों में चल रही है। ठीक है, अगला आपसे दिया गया किसान कॉल सेंटर। तो देखिए भाई, भारतीय किसान मंत्रालय व केंद्र सरकार द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि टेलीफोन कॉल के माध्यम से कृषि संबंधी किसानों को तकनीकी समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर इसमें किसान कृषि विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कृषि संबंधी समस्या का समाधान कर सकता है। इस सेवा में किसानों को जवाब 22 भाषाओं में दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि किसान कॉल सेंटर में कितनी भाषाओं में जवाब मिलेंगे, तो 22 भाषाओं, जो कि आप अपना चाहते हैं उसी भाषा में आपको जवाब मिल सकता है। देश का पहला किसान कॉल सेंटर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो डायरेक्ट फैक्ट है तो उन्हें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए, इस योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को रुपए 50,000 से 3 लाख तक कर्ज दिया जाता है, जिसकी ब्याज दर 6 माह तक 4%, 1 वर्ष तक 7%, जो कि किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किसान कृषि उड़ान योजना। किसान कृषि उड़ान योजना ये क्या है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसके अंतर्गत किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी। किसानों की फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये किसान कृषि उड़ान योजना के तहत है। ठीक है, अगला आपसे यहां पर देख सकते हैं, आपसे दिया गया है कि 16 सूत्री कार्यक्रम योजना का हिस्सा है। ये जो आपका है योजना है, ये किसानों के लिए संचालित है। 16 सूत्री कार्य योजना का हिस्सा है। यह योजना किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के संबंधित है। दिखाई नहीं दे रहा है हमें तो कि 2022 तक यहाँ पर दोगुनी हो जाएगी। हमको लग रहा है 2022 तक इनकी आमदनी जो है वो आपकी आधी हो गई है। क्या वही हो गई है? आधी। यहाँ पर देखिए कह रहा है एग्री उड़ान योजना। तो यह पहल हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी द्वारा शुरू की गई है। अर्थात एग्री उड़ान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी द्वारा शुरू की गई है। याद रखिएगा। और इसके बाद यहां पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पढ़ सकते हैं कि किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। इसके अंदर ग्रामीण किसानों को कृषि और पशुपालन संबंधी ट्रेनिंग आधुनिक समय के अनुकूल यहां पर दिया जाना है। अगला यहां पर दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। तो याद रखिए, डेट याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ आपके 13 जनवरी 2016 को किया गया, जो कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, जो कि आपके मोदी जी ने किया है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में सहायता करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करती है। ठीक है, चलिए यहां पर देखो इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात ये जो आपका लोन वगैरह है ना, तो ये जो आपकी योजना के तहत जितना भी कारोबार होता है नियंत्रित करता है कौन? तो आपकी भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। अगला यहाँ पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? तो याद रखिएगा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश भर के किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान की शुरुआत की है। तो 2-3 पॉइंट याद रखिए। 2019 में देश भर के किसानों के लिए जो सोलर पंप है, ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा है ना, उनके लिए यह शुरू किया गया है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता को यहाँ पर 25,750 मेगावाट करना। इसके लिए इतने करोड़ की कुल सहायता, केंद्रीय सहायता प्रावधान किया गया है। अगला यहां पर देख सकते हैं सामाजिक सेवाएं हैं आपकी। यहां पर देख सकते हैं कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। इसकी घोषणा 24 अप्रैल 2020 को की गई। कब की गई? 2020 को की गई, 24 अप्रैल को। ठीक है, वो भी 24 अप्रैल तो आप लोग जानते हैं पंचायती। अगला इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2020 से 24 के बीच पूरा किया जाना है, जो कि चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, और इस योजना के तहत देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत याद रखिएगा कि जो आपकी योजना है कौन सी? स्वामित्व योजना के तहत आपके 2020 और 24 के बीच इसे पूरा किया जाएगा। और इसका मतलब उद्देश्य हमने देखो बता दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड आपके वितरण किए जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक योजना है आपकी गोवर्धन योजना। तो देखिए भाई, गोवर्धन
गोवर्धन अर्थात गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्री रिसोर्सिंग धन योजना को 1 फरवरी 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना को दो उद्देश्य हैं, गांवों को स्वच्छ बनाना एवं पशु और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, ये इसकी आपकी योजना होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे दिया गया है इस योजना के तहत कि कूड़े से अर्थात किसानों की घास फूस भूसा से बिजली बनाने में महाराष्ट्र तथा पंजाब अग्रणी राज्य। अगर क्वेश्चन पूछे कि कूड़ा करकट से किसानों की घास फूस से या भूसा से बिजली बनाने में जो नंबर 1 है आपका, वो आपके महाराष्ट्र पंजाब अग्रणी राज्य आपके होते हैं। ठीक है, अगला है प्रियदर्शनी योजना। तो देखिए भाई, प्रियदर्शनी योजना क्या है? तो यह योजना उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ की गई थी। क्या याद रखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ की गई थी। यह केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना। और याद रखिए एक पॉइंट और भी मिला है यहाँ पर कि यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास एवं यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई थी। यह नाबार्ड समर्पित योजना है, अर्थात ये जो योजना है प्रियदर्शन योजना, ये नाबार्ड समर्पित योजना है जो राज्य में स्वयं सहायता समूहों को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है ना। और अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, और लंबी क्लास आपकी होती जा रही है, इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक करें, शेयर करें और डेली प्रयास करें जुड़ने की। ठीक है, चलिए धन्यवाद।